स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। बसोंग और काले लबादे वाले बूढ़े आदमी को देखते ही यामी का दिल जोर से धड़कने लगा। अब भागना नामुमकिन था। यामी आगे बढ़ी और ठंडी आवाज में बोली, बसोंग, ये भारत है। यहाँ हमारे नियमों का सम्मान करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बसोंग परिवार के पूर्वज भी यहाँ होते तो भी उपद्रव करना फायदे का सौदा नहीं होता। बसोंग ने यामी के शरीर पर नजर दौड़ाए और शरारत भरी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तुम वही राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो वाली हो न, जो पिछले कुछ दिनों से हमारी टोह ले रही हो। यामी चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी निगरानी बसोंग को पता चल गई है। बसोंग हल्के से हंसा और सीधे बोला, सन्यासी समझौते के मुताबिक तुम्हारे दोस्त ने पहले मेरे इलाके की सुरक्षा सरनी को तोड़ा था। मुझे जवाबी कार्रवाई करने का हक है। यामी हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि दक्षिण एशिया का ये युवक भारत के सन्यासी समझौते को जानता है। सन्यासी समझौता क्या होता है? रोहन ने सिर घुमाकर यामी की तरफ देखा और अनजान बनकर पूछा। यामी की आंखें फैल गईं। वो सन्यासी है, फिर भी उसे ये नहीं पता। क्या उसके गुरु ने उसे सिखाया ही नहीं? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ये नहीं बताया? यामी ने पूछा। रोहन ने एक पल सोचा, फिर असहज होकर सिर हिलाया। उसका कोई गुरु नहीं था। अगर नाम देना ही पड़े तो चिकित्सा संत की विरासत वाली स्मृति को गुरु कह सकता था, लेकिन वो सिर्फ स्मृति थी, कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं। अब तक रोहन खुद ही सब सीखता आया था। सन्यासी समझौता वो करार है जो सन्यासियों और आम लोगों के बीच संतुलन बनाए रखता है। 500 साल पहले गठबंधन प्रमुख गु ने भारत और आसपास के इलाकों में ये करार बनवाया था। जो सन्यासी इसे तोड़ेगा, उसे दुनिया भर के सन्यासी मिलकर मारेंगे। यामी ने समझाया। ओह, रोहन ने लापरवाही से कहा। फिर बसोंग की तरफ उंगली दिखाकर पूछा, और वो कुत्ता वहां क्या बक रहा था? यामी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। रोहन ने बसोंग को कुत्ता कह दिया। ये तो खुली तौहीन थी। ऐसा करने की हिम्मत किसी में थी क्या? सब जानते थे कि बसोंग उस परिवार का इकलौता खून का वारिस है, राजपरिवार से भी ऊपर का रुतबा। भारत आने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो ने उन्हें निगरानी में रखा था, लेकिन हमेशा पीछे रहकर। जब तक ज्यादा उलझन न हो, आंखें मूंद ली जाती थीं। बसोंग परिवार का गुस्सा भयानक होता, दोनों तरफ तबाही मच सकती थी। लेकिन अब रोहन ने बसोंग को उसके सामने कुत्ता कह दिया। यामी दंग रह गई। बसोंग का आकर्षक चेहरा काला पड़ गया। भारतीय भाषा में वो ज्यादा सहज नहीं था, लेकिन गाली समझ गया। ये चींटी उसे कुत्ता कह रही है। बढ़िया। बसोंग पूरे शरीर से कांपने लगा। उसके शरीर से काली ऊर्जा रिसने लगी। बसोंग परिवार की खास खून की शक्ति। दक्षिण एशिया में बसोंग परिवार को जादू टोने और राक्षसी शक्तियों वाला कुल माना जाता था। उसके बगल में खड़ा दुबला पतला बूढ़ा बसोंग परिवार का तीसरा बुजुर्ग था। बसोंग ने रोहन को मरे हुए की तरह देखा और बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसा कहा, और आखिरी भी होगे। हिम्मत तो बहुत है तुम में। इतनी कम उम्र में मरना अफसोस की बात है। ओह, रोहन ने बसोंग को एक ठंडी नजर दी। उसे पहले से पता था कि बसोंग मर चुका है। बसोंग, क्या तुम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से युद्ध करना चाहते हो? वे बाहरियों को भारत में शक्ति इस्तेमाल करने की मनाही करते हैं। यामी ने अचानक कुछ याद करके चिल्लाया। बसोंग जोर से हंसा। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, वो क्या चीज है? मैं बसोंग परिवार से हूँ। अब बसोंग ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगले ही पल उसकी हत्या की मंशा फूट पड़ी। उसने बगल के बूढ़े की तरफ देखा। पिछली बार इसने तुम पर हमला किया था, अब बदला लेने का वक्त है। इसे मार डालो। जी, युवा स्वामी। अगले पल काले लबादे वाला दुबला बूढ़ा जगह से गायब हो गया। रोहन को खतरा महसूस हुआ और वो तुरंत कूदकर हट गया। धड़ाम। जहां वो खड़ा था, वहां गड्ढा बन गया। उस बूढ़े की शक्ति वाकई भयानक थी। रोहन की नजरें सिकुड़ गईं। उस हमले से पता चल रहा था कि बूढ़ा गहन चरम सीमा का सन्यासी है। ये अपनी शक्ति परखने का अच्छा मौका था। रोहन की आंखें ठंडी हो गईं। उससे हत्या की मंशा फूटने लगी, उसकी ताकत बढ़ती गई। बसोंग ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बढ़िया, बच तो गया। लेकिन हमारे बसोंग परिवार का तीसरा बुजुर्ग प्रतिभाओं को यातना देकर मारना सबसे ज्यादा पसंद करता है। इसे मार डालो। बूढ़े की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने मुद्रा बनाई और उसके पूरे शरीर को काली धुंध ने घेर लिया। वो अंधेरे में डूब गया। ठंडी हवा चली, उसका लबादा फड़फड़ाने लगा। काली धुंध अचानक गायब हुई और बूढ़ी आवाज गूंजी, ओरामासी, लड़ाई लड़ना चाहते हो? रोहन की आंखें तेज हो गईं। उसने बूढ़े की तरफ उंगली दिखाई और जोर से बोला, तो लड़ो। सच्चीकी को शरीर में दौड़ाते हुए रोहन ने पहले कभी न महसूस की ताकत अनुभव की। उसने हवा में मुक्का मारा। धड़। हवा में अचानक काली आकृति प्रकट हुई। वो बूढ़ा था जो गायब हो गया था। बूढ़े का हथेली का वार रोहन के मुंह से टकराया और टूट गया। लाल किरण और काली धुंध का टकराव हुआ।
लाल किरण तेज होती गई, काली धुंध को दबाने लगी। हवा दो भारी दबावों में बंध गई, एक पहाड़ जैसी, दूसरी नदी जैसी। रोहन ने नव सूर्य सच्ची को बाह में भर ली। उसका प्रचंड मुख का काली धुंध को चूर चूर कर गया। दुबला बूढ़ा प्रकट हुआ और पीछे उछला। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी काली धुंध इस युवक की सच्ची के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई। लेकिन इतना काफी नहीं था। रोहन ने पीछा किया और मुक्कों की बौछार कर दी। बेतरतीब लग रहे, लेकिन हर एक में हवा की लहर। बूढ़े ने मुंह से खून उगला, हवा में घूमा, जमीन पर उतरा, लेकिन कई कदम पीछे हटा, चेहरा सफेद पड़ गया। यामी मन ही मन हैरान थी। कुछ समय पहले रोहन पीली सीमा का लग रहा था, अब गहन चरम सीमा में पहुंच गया। इतने कम समय में क्या रोहन कोई अद्भुत प्रतिभा है? नहीं, सबसे असाधारण प्रतिभा भी हफ्तों में इतना नहीं बढ़ सकती। रोहन की आंखें मशालों जैसी जल रही थीं। उसे बूढ़े की सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नव सूर्य शक्ति बसोंग परिवार की तकनीक पर पूरी तरह हावी थी। बूढ़ा पहले से घायल था, लड़ाई लंबी चली तो और जल्दी मरता। फर्क सीमा में नहीं, तकनीक में था। किसी और से लड़ता तो जीत हार अनिश्चित होती। बदकिस्मती से वो रोहन से टकराया और नव सूर्य शक्ति की खासियत ने उसे कुचल दिया। रोहन ने बसोंग की तरफ ठंडी नजर मारी। ठंडी हत्या की मंशा से बसोंग कांप उठा। पता है मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूं? रोहन ने उदासीन स्वर में पूछा। बसोंग ने उपहास किया और कुछ नहीं बोला। बजाय इसके बूढ़े की तरफ देखा, जेब से भूरी गोली निकाली और उसे निगलवा दी। उन 4 लड़कियों को याद है? ये सुनते ही बसोंग अकड़ गया और मुश्किल से रोहन की तरफ देखा। 4 लड़कियां? इसे कैसे पता? अंदाजा होगा, उसने सब कुछ साफ सुथरा किया था, कोई सबूत नहीं। लेकिन फिर हत्या की मंशा वाली आवाज आई। आज शुद्ध जल गांव की उन 4 लड़कियों के साथ हुई नाइंसाफी का बदला मैं, रोहन, लूंगा। अगले पल रोहन हवा में उछला, उसके हाथ में लाल लंबी तलवार प्रकट हो गई। तलवार आते ही हवा ठंडी हो गई। प्रचंड बुरी की फूट पड़ी। यामी को लगा जैसे हवा के झोंके उसके गाल चीर रहे हैं। उसने जल्दी उंगलियां चलाईं और शरीर पर हल्की ढाल बना ली। ये तलवार इतनी प्रचंड है, बुरी की इतनी तेज क्यों? अचानक यामी को कुछ याद आया और उसका चेहरा बदल गया। रोहन बसोंग को नहीं मार सकता, वरना बड़ा उलटफेर हो जाएगा। 2 देशों के सन्यासियों में युद्ध तक छिड़ सकता है। यामी जितना सोचती गई, उतनी डरती गई। रोहन की शरद जल निर्लेप तलवार से तलवार की तेज धार निकली, लगभग ठोस, और बसोंग पर वार किया। बसोंग चौंका। उसे तलवार की असाधारणता समझ आ गई। अगले पल उसके शरीर से घनी काली धुंध निकली और वो जगह से गायब हो गया। तलवार की धार जमीन पर गिरी, 10 फुट गहरा गड्ढा बन गया। मुझे मारना इतना आसान नहीं। अचानक रोहन के कान में आवाज आई और उसके पीछे छाया प्रकट हुई। बसोंग था। रोहन ने प्रतिक्रिया नहीं की तो बसोंग ने उसकी पीठ पर हथेली दे मारी। हथेली छूते ही रोहन की तलवार पीछे मुड़ी। धड़। बसोंग की हथेली सीधे तलवार से टकराए। बसोंग को हथेली में जलन हुई। हिस। उसने जल्दी हाथ खींचा, देखा तो खून से लथपथ था। इस तलवार में कुछ गड़बड़ थी। माहिरों की लड़ाई में जीत हार पल भर में होती है। बसोंग के झिझकते ही रोहन ने जोरदार मुक्का उसके सीने पर दे मारा। फोह। बसोंग ने मुंह से खून उगला और गिर पड़ा। बीमार शत्रु पर वार करो, उसकी जान लो। रोहन की तलवार घूमी, भयानक तलवार की धार बनी। बिना हिचक उसने बसोंग पर वार किया। बसोंग घबरा गया। उसे पता था ये वार उसकी जान ले लेगा। जीने की प्रबल इच्छा जागी। उसने बगल में पड़े घायल बूढ़े को देखा। आंखों में नफरत चमकी। उसने बूढ़े को पकड़ा और ढाल बनाया। धड़। तलवार की धार ने बूढ़े का शरीर छेद दिया। खून जमीन पर बहने लगा। बूढ़े ने अविश्वास से बसोंग को देखा। मरते वक्त भी उसे यकीन नहीं हुआ कि बसोंग ने अपनी जान बचाने के लिए उसे बलि चढ़ा दिया। दशकों तक बसोंग परिवार की सेवा की, बदले में ये क्रूरता। अगले पल बूढ़ा अंधेरे में डूब गया, मर गया। लेकिन बूढ़े को छेदती धार ने बसोंग की हथेली भी छेद दी। हथेली से दिल दहला देने वाला दर्द फैला। रोहन की तलवार की धार ने उसकी हथेली घायल कर दी। बसोंग ने जल्दी मुद्रा बनाई, हथेली पर काली धुंध चढ़ गई और खून रुक गया। ये सब देख रोहन और ठंडा हो गया। ऐसा निर्दयी इंसान अगर आज न मारा तो कल बड़ा खतरा बनेगा। रोहन बसोंग की तरफ कदम कदम बढ़ा, शरद जल निर्लेप तलवार उठाए और उसके सीने पर तानी। अगर पहले पता होता कि तुम इतने अमानवीय हो तो बहुत पहले मार देता। बसोंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। रोहन, मुझे मारने की कीमत पता है। रोहन की नजर ठंडी रही, चुप रहा। मैं बसोंग परिवार का इकलौता वारिस हूं। मुझे मारोगे या घायल करोगे तो मेरे पिता और दादा के गुस्से से पूरा भारत प्रभावित हो सकता है। बसोंग रोहन को तलवार थामे देखकर मजाक उड़ा रहा था। वो शर्त लगा रहा था कि रोहन वार नहीं करेगा। बसोंग परिवार का गुस्सा वो झेल नहीं पाएगा। यामी भी पास आई, भौहें सिकुड़ी, गंभीरता चेहरे पर। बसोंग को देखकर लंबी सांस ली और बोली, रोहन, बसोंग को मत मारो। रोहन ने ठिठक कर पूछा, क्यों नहीं? क्योंकि बसोंग को भारत रक्षक ने ही भारत लाया है। ये मौत से छूट का टोकन जैसा है।
साथ ही बसोंग परिवार के हर सदस्य में प्राचीन जादू कबीले का खून है, तुम में से कुल से नहीं जीत सकते। यही वजह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो आंखें मूंदे रहता है। रोहन ने यामी को ठंडी नजर दी और सख्ती से पूछा, तो तुम्हें उन 4 लड़कियों की मौत का पता था? यामी रुक गई, बोलना चाहिए लेकिन बोल नहीं पाई। लंबे वक्त बाद सिर्फ सिर हिलाया। जब हमारे लोगों को पता चला तब तक 4 लड़कियां मर चुकी थीं। तो इस गंदे को ऐसे ही छोड़ दोगे? रोहन की तलवार हल्के से कांपी, गुस्से में चीखा, हत्या की मंशा सबको घेर लिया। रोहन इस तथाकथित राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से पूरी तरह निराश हो गया। 4 मासूम लड़कियां मारी गईं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं, हत्यारे को खुला छोड़ दिया। ये कौन सा न्याय है? चूंकि तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो आज मैं खुद न्याय करूंगा। रोहन की ठंडी आवाज आसमान में गूंजी, उसके शरीर और तलवार से खून की हल्की आभा निकलने लगी। पिछले 3 सालों में रोहन ने हजारों को मारा था, लेकिन सिर्फ वही जो मरने लायक थे। उसका अंतर्मन साफ था, वो आसमान की तरफ देखकर जी सकता था। बसोंग ने तिरस्कार से हंसा। उसे यकीन था कि उसके रुतबे के आगे कोई हाथ नहीं उठा सकता। ये युवक जल्दी तलवार रख देगा, शायद घुटने टेक कर माफी मांगेगा। मेरा सुझाव है इस औरत की सुनो और मुझे जाने दो, वरना बसोंग परिवार। अगले पल उसकी बात रुक गई। बसोंग को आंखों में तेज दर्द हुआ, दुनिया अंधेरी हो गई। मेरी आंखें, तुमने क्या किया? बसोंग ने आंखें पकड़ी, चेहरा डर से भरा, फिर कुछ छुआ। ठंडी, नुकीली, चांदी की सुइयां। 2 चांदी की सुइयां उसकी आंखों में घुस गई थीं। कान में ठंडी आवाज आई, चूंकि तुम्हें आंखें निकालना पसंद है, तो कल उन लड़कियों को जो दर्द दिया, वो खुद चखो। 2 तलवार की धारें सीधे आंखों में घुसी। ठंडी और घातक, सुइयों वाली आंखें खाली गड्ढे बन गईं। रोहन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बसोंग एक हाथ से आंखें पकड़े, दूसरा हाथ हवा में लहराता हुआ रोहन पर वार करने की कोशिश करने लगा। चिंता मत करो, ये तो शुरुआत है, रोहन ने कहा, होंठों पर ठंडी हत्या की मुस्कान के साथ। पीछे यामी पूरी तरह स्तब्ध थी। रोहन ने सच में हाथ चला दिया, और इतनी भयानक सजा दी। क्या उसे बसोंग परिवार के गुस्से की परवाह नहीं? भारत रक्षक का मान नहीं? उसका भरोसा क्या था? उसकी चिकित्सा और मार्शल आर्ट, या उसका रहस्यमय गुरु? यामी को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, रोहन बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसे रोकना चाहिए, ये आखिरी मदद थी जो वो कर सकती थी। रोहन, भारत रक्षक के लिए इसे छोड़ दो, इसे सजा मिल चुकी है, यामी ने कहा। रोहन का तलवार वाला हाथ एक पल रुका। आश्चर्य से उसने यामी की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद था। ये भारत रक्षक क्या भला है? मुझे क्यों उसका सम्मान करना चाहिए? मेरे लिए, रोहन के लिए, जान की कीमत जान है। अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के नियमों से मुझे बांधने की कोशिश मत करो। यामी की बार बार टोकने से वो नाराज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यामी बसोंग परिवार से इतना क्यों डरती है और भारत रक्षक का नाम बार बार क्यों लेती है। हाँ, दोनों ताकतें भयानक होंगी, तो क्या? रोहन से क्या मतलब? बसोंग की दर्द भरी चीखें पूरी विला में गूंज रही थीं। उसका चेहरा कागज सा सफेद, माथे से पसीना बह रहा, आंखों के गड्ढों से खून। अब पता चला अंधा होने का दर्द। पसंद आया? रोहन ने तलवार से बसोंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जलन भरे दर्द से बसोंग को अपमान का नया स्तर महसूस हुआ। उसने सिर उठाया, रोहन की दिशा पता करने की कोशिश की, गाली देने को। रोहन, अगर आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी सारी औरतों को, तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा, तुम्हारी हर चीज नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। रोहन ने ठंडे स्वर में कहा, सच? बदकिस्मती से तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अगले पल रोहन की आंखें तलवार जैसी चमकी, हत्या की प्रबल मंशा। हाथ की लंबी तलवार प्रकाश बनकर बसोंग के शरीर को छेदती हुई पेड़ से जा चिपकी। बसोंग की आखिरी सांस निकल गई, वो खत्म हो गया। यामी बिजली का झटका लगने जैसी खड़ी रह गई। उसे यकीन था कि भारत का भविष्य इस युवक से उलट पुलट हो जाएगा। बसोंग की मौत वो चिंगारी थी जो वो आगे नहीं सोच पाए। यामी ने लंबी सांस ली, जेब से छोटी शीशी निकाली। उसने बूढ़े, बसोंग और अंगरक्षकों के शरीर पर तरल डाला। पल भर में शरीर गायब हो गए, सिर्फ खून का ढेर बचा। ये सब करके यामी ने रोहन की तरफ देखा और बोली, इतनी मदद कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे निशान मिटा दूंगी, लेकिन सलाह है कुछ दिन छुप जाओ। बसोंग परिवार आखिरकार तुम्हें ढूंढ लेगा, कम से कम थोड़ा और जी सकोगे। बसोंग परिवार सच में इतना ताकतवर है? तुम सब इतना क्यों डरते हो? रोहन ने अविश्वास भरी नजरों से पूछा। यामी ने सिर हिलाया, सच कहूं तो हम बसोंग परिवार को छेड़ नहीं सकते, लेकिन एक अच्छी खबर है, परिवार के 2 सबसे ताकतवर लोग अभी एकांत साधना में हैं, जल्दी खुद नहीं आएंगे। आगे क्या होगा पता नहीं, सबसे अच्छा होगा तुम अपने गुरु से मदद मांगो। रोहन हंसा, उसका कोई गुरु नहीं था, सब झूठ। शुरू से अंत तक वो अकेला था, अब अपनी ताकत खुद बढ़ानी पड़ेगी। रोहन के चेहरे पर आत्मा उपहास देख यामी को याद आया कि शायद गुरु ने उसे निकाल दिया है। गुरु भी मदद नहीं करेगा,
इतनी कम उम्र में इतनी चिकित्सा प्रतिभा और सन्यासी योग्यता, पतन हो गया तो अफसोस होगा। वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो को रिपोर्ट करेगी, देखेगी वो मदद करेंगे या नहीं। उम्मीद कम थी। रोहन बसोंग की विला से निकल गया, बाकी काम यामी पर छोड़ दिया, वो पेशेवर थी। अब जरूरी था अपनी सीमा बढ़ाना, वरना बसोंग परिवार आया तो क्या करेगा। सबसे खराब हुआ तो रहस्यमय जगह में छुप जाएगा। आत्मरक्षा की कमी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए ठंडी हवा चली। रोहन अचानक रुका, सोचा अगला कदम क्या। होटल में रुके या विला लौटे। सोच ही रहा था कि फोन बजा। लावण्या का कॉल था, उठाए या नहीं। रोहन ने जेब से सिक्का निकाला। हेड्स आया तो उठाएगा, टेल्स तो काट देगा। डिंग, सिक्का उसकी हथेली पर गिरा। हेड्स, लगता है किस्मत। रोहन ने मुस्कुराकर कॉल उठाया। कॉल जुड़ा तो थकी आवाज आई। रोहन, तुम हो? तुम कहाँ हो? लावण्या की आवाज में चिंता थी। ये थकी आवाज सुन रोहन का दिल पिघला। लगता था लड़की पिछले दिनों ठीक से सो नहीं पाए। बाहर हूँ। रोहन, मैं पहले तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करना, सच में। रोहन की आवाज सुनते ही लावण्या की आवाज कांप गई। कई दिनों से उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करती तो रोहन का दरवाजा पटक कर जाने का दृश्य याद आता। रोहन कुछ बोलने ही वाला था कि फोन छीन लिया गया। लगता है काव्या की आवाज आई। रोहन, मैंने नई लेस वाली पैंटी और 3 पॉइंट ब्रा खरीदी है, देखना चाहोगे? घर आओ, दिखाऊंगी। ये कहकर काव्या ने फोन ढक लिया और लावण्या से फुसफुसाई, मर्दों को इसी तरह फंसाना पड़ता है, खासकर रोहन जैसे कुंवारे को। तेरी माफी से नहीं आएगा, लेकिन ये सुनते ही दौड़ा चला आएगा। रोहन के होंठों पर मुस्कान थी, काव्या अभी भी वैसी ही शरारती थी। लावण्या ने खुद माफी मांग ली थी, तो अब गुस्सा रखना छोटापन होता। लंबे सोचने के बाद रोहन ने सीधे कहा, मैं वापस आ रहा हूँ। अगले ही पल रोहन ने सुना काव्या लावण्या से कह रही है, देखा मैंने कहा था न कि ये मोहट्रिक काम करेगी। शेहान, जल्दी मेरी बिकिनी निकाल, आज रात मैं थोड़ी कुर्बानी दूंगी। रोहन कुछ बोल नहीं पाया। विला में रोहन पहुंचा तो शाम के 8 बज चुके थे। लावण्या और काव्या काफी देर से इंतजार कर रही थीं। दरवाजे से अंदर आते ही रोहन ने लावण्या की मासूम आंखें देखीं। अब वो बिल्कुल सीओ नहीं लग रही थी। चेहरा थोड़ा ठंडा था, लेकिन ज्यादातर अपराध बोध भरा। जूते उतारकर रोहन सोफे पर बैठ गया और दोनों को मजाक भरी नजरों से देखा। सुना है बिकिनी शो है, कहाँ है? ये सुनते ही काव्या का चेहरा लाल हो गया। उसे याद था कि फोन ढककर बोला था। फिर कैसे सुन लिया? काव्या ने नकली गुस्से में कहा, बिकिनी देखनी है तो आज रात मेरे कमरे में आओ। ठीक है। रोहन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ काव्या को देखा, वो थोड़ी घबरा गई। क्या रोहन सच में रात को उसके कमरे में आएगा? अरे, तो मजाक था। रोहन और काव्या की नोकझोंक देख लावण्या ने राहत की सांस ली। झगड़ा हो रहा था तो अच्छा संकेत था। मतलब रोहन उतना गुस्सा नहीं था जितना डर लग रहा था। लंबे वक्त बाद लावण्या हकलाते हुए बोली, पेन वाले मामले में मैंने तुम पर इल्जाम लगाया, गलत था। रोहन, मैं। रोहन ने लावण्या को घूरा। ठंडी सीओ से ऐसी बात कहलवाना मुश्किल रहा होगा। रोहन हंसा, कुछ दिन की छुट्टी दे दो तो माफ कर दूं। लावण्या का चेहरा खिल उठा। वो मुस्कुराई, राहत महसूस करते हुए। अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं। रोहन ठिठका, मतलब क्या? क्या उसे निकाल रही है? अगले पल साफ आवाज आई, मैंने तुम्हें नई नौकरी दी है। रोहन तुरंत नाराज हुआ और बोला, हनी, क्या फिर पार्किंग अटेंडेंट बनाना चाहती हो? लावण्या ने रोहन को आंखें तरेरी, सोचा कि कुछ घंटे पार्किंग अटेंडेंट बनाया था तो लिनसिटी के बड़े बिजनेसमैन पेन की गाड़ी समेत उलट दी। कौन उसे दूसरी पोस्ट पर रखने की हिम्मत करेगा? फिर असामान्य शरारत भरे लहजे में बोली, तुम्हारी नई नौकरी स्कूल अटेंडेंट की है। मतलब, तुम स्कूल वापस जाओगे? क्या, यूनिवर्सिटी में? रोहन पूरी तरह चौंक गया। पहले यूनिवर्सिटी न जाने का अफसोस था, लेकिन अब मौका आया तो हिचकिचाहट हुई। मतलब सीईओ भी स्कूल जाएगी? लावण्या ने रोहन के मन की बात समझ ली और बोली, शायद तुम्हें पता नहीं। एलिम ग्रुप तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए शुरू किया था। मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। नया सेशन शुरू होने वाला है, मैंने एलिम में प्रोफेशनल मैनेजर रख दिया है। अब मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और खुद को समृद्ध करना है। रोहन के दिमाग में सिर्फ एक विचार था, अमीर लोग सच में जीना जानते हैं। दूसरे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढते हैं, ये ग्रेजुएशन से पहले बड़ा कॉर्पोरेशन बना चुकी हैं। और वो भी सिर्फ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। रोहन को उम्मीद नहीं थी कि ठंडी सीईओ इतनी शेखी बघारना पसंद करती है। लेकिन ऐसा करके लावण्या पूरी तरह अमीर और आकर्षक लग रही थी। लगता था उसके हाथ में सोने की खान है। हनी, फिर भी पढ़ती क्यों हो? पढ़ाई तो पैसे कमाने के लिए होती है ना? लावण्या ने रोहन को आंखें दिखाईं, पढ़ाई पैसे कमाने के लिए नहीं होती। कुछ लोग ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमाते। कुछ प्राइमरी स्कूल तक पढ़े होते हैं लेकिन सबसे अमीर बन जाते हैं। मैंने ऐसे ढेर देखे हैं। मैं पढ़ती हूँ मन शांत करने, खुद को समृद्ध करने और कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। रोहन को समझ आ गया।
तुम तो बिजनेस की जीनियस निकली। बिजनेस जीनियस? ज्यादा तारीफ मत करो, ये किंगचेन के छोटे भाई ये चूचेन को याद है? लावण्या ने अचानक पूछा। रोहन को ये परिवार का वो युवक याद आया। सन्यासी योग्यता अच्छी थी, लेकिन लावण्या ने उसे क्यों याद किया? लावण्या ने रहस्यमयी मुस्कान दी और बोली, अगर बिजनेस जीनियस की बात है तो ये चूचेन दुनिया में नंबर 1 है। तुमसे बेहतर। वक्त आएगा तो पता चलेगा। सब बातों में डूबे थे कि अचानक रोहन को विला से तेज सच्चीकी की लहर महसूस हुई। कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है। 10 मील के दायरे की पतली आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे माले के एक कमरे की तरफ इकट्ठी हो रही थी। पूरी विला सच्चीकी की तेज लहर से भर गई। ये तो काव्या, जो सन्यासी थी, हैरानी से बोली। रोहन की आंखें सिकुड़ी। उसने दूसरे माले के एक कमरे की तरफ देखा। नजर अर्थपूर्ण थी। ऊपरी माले के उस कमरे की रहस्यमयी औरत ब्रेक थ्रू करने वाली थी। इतनी ताकतवर आभा, ये औरत किस स्तर की है? रोहन ने मुद्रा बनाई, उंगलियों से सच्चीकी की किरण निकली। काव्या और लावण्या के शरीर पर हल्की ढाल बन गई। इतनी तेज सच्चीकी की लहर उन्हें चोट पहुंचा सकती थी। तुम दोनों नीचे रहो, कुछ मत करो, मैं ऊपर देखता हूं। ये कहकर रोहन दूसरे माले पर गया। दूसरे माले के ठंडे कमरे के पास पहुंचा। रोहन ने दरवाजा नहीं खटखटाया, बाहर बैठकर पैर मोड़ लिए। अभी उस औरत से मिला नहीं था, लेकिन विला में ब्रेक थ्रू कर रही है तो रक्षा करना उसका फर्ज था। चारों तरफ से सच्चीकी की धारा बह रही थी। कमरे के बाहर बेहद ठंड थी। अगर रोहन ने प्रचंड अग्नि प्रकार की नव सूर्य शक्ति न साधी होती तो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। लगता था कमरे वाली औरत बर्फ प्रकार की तकनीक साधती है और कमजोर नहीं, वरना कमरे का तापमान इतना न गिरता। रोहन को औरत के बारे में जिज्ञासा थी, लेकिन ब्रेक थ्रू के महत्वपूर्ण पल में डिस्टर्ब नहीं करेगा। 5 मिनट बीते। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा पतली हुई। नीली धुंध पूरी विला को घेरने लगी। अचानक रोहन को दूर से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। नीली धुंध में बिजली की हल्की चिंगारी थी। रोहन का चेहरा बदल गया। क्या हो रहा है? इस औरत की पृष्ठभूमि क्या है? ब्रेक थ्रू इतना ऊंचा या बर्फ और बिजली दोनों साध रही है? रोहन सोच ही रहा था कि कमरे में अचानक गड़गड़ाहट हुई। अनगिनत बिजली की चिंगारियां घूमने लगीं। कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर हो गई। चुंबकीय क्षेत्र तेजी से बदलने लगा। रोहन का दिल धंस गया। क्या रहस्यमयी औरत ब्रेक थ्रू में फेल हो गई? धड़ाम। कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उछली, रोहन को लगभग उड़ा दिया। लगता था औरत सच में फेल हो गई। एक युवती पैर मोड़कर बैठी थी, पतली उंगलियां जांघों पर, लंबे सफेद बाल झरने जैसे, भौहें लंबी और सुंदर, आंखें तारों जैसी, होंठ फूल की पंखुड़ियां जैसे आकर्षक और गुलाबी, कोनों में हल्की ठंडी उपेक्षा। चेहरा नाजुक और उत्कृष्ट, अलौकिक, दुनिया की अशुद्धता से दूर। लेकिन यही औरत अचानक मुंह से खून उगलकर सफेद पड़ गई और बेहोश होकर फर्श पर गिरी। बाहर खड़े रोहन ने एक पल सोचा और फिर भी अंदर जाने का फैसला किया। ब्रेक थ्रू फेल होना बड़ा झटका होता है। जितना ऊंचा स्तर उतना बड़ा नुकसान। अंदर वाली ने मना किया था, लेकिन इमरजेंसी में कुछ करना पड़ता है। अगले पल रोहन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, धकेला, लेकिन दरवाजा नहीं हिला। हो, दरवाजे पर प्रतिबंध मुद्रा है। ये औरत सच में कुछ है। लेकिन दूसरों के लिए मुश्किल मुद्रा रोहन के लिए आसान थी। जरा जोर लगाया, सच्चीकी की धारा दरवाजे में डाली, दरवाजा आसानी से खुल गया। दरवाजा खोलते ही रोहन चौंक गया। कमरा पूरा बर्फ से ढका था। मॉडर्न विला का कमरा बर्फ के तहखाने जैसा। रोहन हैरान न होता। सबसे जरूरी, एक औरत ज्यादातर समय ऐसे कमरे में रहती है। क्या ये 1000 साल पुरानी बर्फ से बनी है? ठंडी हवा का झोंका आया। रोहन कांप उठा। अरे, बहुत ठंड है। रोहन ने जल्दी नव सूर्य शक्ति चलाई। शरीर पर घनी सच्चीकी की चादर चढ़ गई। ठंड से राहत मिली। तब रोहन ने फर्श पर पड़ी औरत को देखा। सफेद बाल, डाई किए या जन्म से। चेहरा ठंडा, बेहोशी में भी दूर का लग रहा। चेहरे की बनावट इतनी सुंदर कि कोई गलत ख्याल ना आए। ये औरत विला में क्यों? लावण्या ने नहीं बताया, लेकिन रोहन समझ गया कि शांत साधना के लिए मजबूरी में यहाँ है। होंठों पर खून का निशान, गंभीर आंतरिक चोट साफ थी। रोहन को दखल नहीं देना था, लेकिन पड़ोसी मानकर देखकर अनदेखा नहीं कर सकता। रोहन झुका, औरत को बर्फीले बिस्तर पर लिटाया, उंगली नब्ज पर रखी और जांच शुरू की। शरीर की ऊर्जा बेहद अस्थिर, उग्र चुंबकीय क्षेत्र जैसी। डेंटियन को नुकसान, सीमा अस्थिर। ब्रेक थ्रू में अंदर की भारी ऊर्जा दबा नहीं पाई। सच्ची की जंगली घोड़े जैसी बेकाबू हो गई। ये औरत जल्दबाजी में थी। बिना मजबूत आधार के ब्रेक थ्रू कैसे? रोहन ने हाथ छोड़ा और रहस्यमय जगह से शुद्ध जल गांव की स्पिरिट वुड ग्रास निकाली, हथेली पर रखी। औरत के होंठ खोले और ग्रास का रस मुंह में डाला। सौभाग्य से स्पिरिट वुड ग्रास थी उपचार की जड़ी। पूरी तरह ठीक नहीं करेगी, लेकिन आंतरिक चोट काफी सुधार देगी। फिर रोहन ने रहस्यमय जगह से एक गोली निकाली और खिलाई। सब करके रोहन ने राहत की सांस ली। चोटें अस्थायी रूप से स्थिर। कब उठेगी, किस्मत पर। ब्रेक थ्रू फेल हुआ, अगला कब सफल होगा पता नहीं।
डेंटियन को हल्का नुकसान, लापरवाही से साधना की तो पूरी साधना नष्ट हो सकती, तब रोहन भी नहीं बचा पाएगा। सन्यासी दुनिया जानती है, डेंटियन चोटिल हुआ तो लंबा उपचार चाहिए। अच्छा काम शुरू किया है तो पूरा करो। रोहन ने गहरी सांस ली, आसपास कागज नहीं मिला तो रहस्यमय जगह से चावल का कागज निकाला, नुस्खा लिखा। कम से कम 1 महीने दवा लेनी पड़ेगी तब ठीक होगी। ये सबसे तेज तरीका। इस महीने साधना बिल्कुल नहीं, वरना दलदल में फंसती जाएगी। रोहन ने नुस्खे के पीछे लाइन लिखी, दिन में 3 खुराक 1 महीने तक। इस दौरान साधना मत करो वरना डेंटियन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। खुद जिम्मेदार रहना। वैसे मेरा नाम लेई फेंग है, शुक्रिया मत कहना। सब करके रोहन ने राहत महसूस की, चुपके दरवाजा बंद किया और बिना निशान छोड़े चला गया। रोहन वो नहीं था जो औरत देखकर मोहित हो जाए। औरत सुंदर थी, लेकिन ऐसी औरतें घातक होती हैं। वर्तमान रोहन और ये औरत 2 अलग दुनिया के। रोहन को औरत से कोई भावना नहीं, उसे काव्या की बिकिनी में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो खून गर्म करने वाला दृश्य सोचकर रोहन की सांसें तेज हो गईं। रोहन के जाने के थोड़ी देर बाद बर्फीले बिस्तर पर औरत की पलकें हिलीं, आंखें धीरे खुलीं। फिर फेल हो गई। क्या मेरी साधना यहीं रुक जाएगी? औरत का शरीर नहीं हिला, लेकिन आंखें छत पर टिकी, सोच में डूबी। अचानक चेहरा बदल गया, जैसे कुछ समझ आई। आंतरिक चोटें अनोखी रफ्तार से ठीक हो रही थीं। ये कैसे संभव? इतनी बार ब्रेक थ्रू फेल हुई, हर बार 6 महीने आराम करना पड़ता था। औरत अचानक उठी, बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठी, हल्की सा चीखी से जांच की। थोड़ी देर बाद आंखें खोली, चेहरा हैरानी से भरा। सच में ठीक हो रही थी। इस बार की चोटें पहले से सैकड़ों गुना हल्की। भगवान, क्या हुआ? क्या ब्रेक थ्रू में कोई अवसर मिल गया? अचानक नजर के कोने से बिस्तर के पास हल्का पीला कागज दिखा। उसे यकीन था कि कमरे में कोई नहीं आ सकता, दरवाजे की मुद्रा औसत सन्यासी नहीं तोड़ सकता। औरत उठी, शरीर बेहद हल्का, कुछ कदमों में दरवाजे तक पहुंची और उंगली छुई। उंगली छूते ही पीछे हटी, चेहरा सफेद, बुदबुदाई, कोई मुद्रा तोड़कर आया। कैसे संभव? कोई मेरे कमरे में आया। डैम! औरत ने चारों तरफ देखा, कुछ गायब नहीं सिवाय नए कागज के। बिना हिचक उंगली हिलाई, कागज हथेली पर आ गया। जल्दी अनगिनत जड़ी बूटियां आंखों में घुसी। 5 हॉट क्लियरिंग ग्रास, 2 लियांग टियाकी, स्नेक ड्रैगन फ्रूट। वो साधना पर फोकस करती थी, अल्केमिस्ट नहीं, लेकिन नुस्खे की जड़ियों का प्रभाव जानती थी। हाथ में नुस्खा अज्ञात स्रोत का, लेकिन असली। डेंटियन ठीक करने में बेहद कीमती। कौन चुपके मदद कर रहा है? विला के 3 लोगों के अलावा मेरी यहाँ की स्थिति लगभग किसी को पता नहीं। अगले पल कागज पलटा, एक लाइन नजर में आई। दिन में 3 खुराक 1 महीने तक। इस दौरान साधना मत करो वरना डेंटियन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। खुद जिम्मेदार रहना। वैसे मेरा नाम लेई फेंग है, शुक्रिया मत कहना। लेई फेंग? मुझे बचाने वाला लेई फेंग है? क्या हिडन गेट के लेई परिवार का? मैंने लेई परिवार के युवा स्वामी को मारा था, वो मुझे कैसे बचाएंगे? औरत बुदबुदाई, सोच में डूबी। अचानक उसकी दिव्य ज्ञान ने नीचे आए रोहन को पकड़ा। क्या ये लड़का? नामुमकिन। ये ज्यादा से ज्यादा गहन चरम सीमा का है। स्तर इतना कम, मेरी चोट कैसे ठीक कर सकता? उसे अपनी चोटों की गंभीरता पता थी, औसत सन्यासी नहीं ठीक कर सकता। औरत ने रोहन को काफी देर देखा, लेकिन कोई वजह नहीं मिली कि रोहन ही है। बोली, खैर, यहाँ अंदाजा लगाना बेकार। मौका मिले तो इसकी हैंडराइटिंग चेक करूंगी। रात 9:30 बजे काव्या नहाकर बाथरोब में बाथरूम से निकली। वार्डरोब की तरफ जा रही थी कि नजर के कोने से छाया दिखी। हो, कोई है। काव्या प्रतिक्रिया करने से पहले रोहन की परेशान करने वाली आवाज आई, काव्या, 3 पॉइंट पहनने का वादा था ना? बाथरोब में लिपटी हो तो कैसे देखूं? सिर घुमाकर काव्या ने रोहन को घूरा और बोली, कब आए? क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, ये मेरा कमरा है। रोहन कंबल में घुस गया, पूरी तरह आराम से, कंबल की हल्की खुशबू सूंघकर बोला, तुमने ही आज रात कमरे में बुलाया था ना? इतनी जल्दी भूल गई? काव्या रोहन से पूरी तरह हार गई, तो मजाक था ना? ये लड़का सच मान बैठा। काव्या पास गई, रोहन के कंबल को खींचकर खोला। ये लड़का सच में बेशर्म, हर बार उसके कमरे में अपने जैसे व्यवहार करता और कंबल ओढ़ लेता। पता है न, मैं साफ सफाई की शौकीन हूँ। कंबल जैसी निजी चीज कैसे इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन कंबल खोलते ही पछतावा हुआ। सपने में भी नहीं सोचा था कि बिस्तर पर आराम से लेटा रोहन सिर्फ अंडरवियर में है, और वो भी ब्रिफ्स। अंडरवियर पर उभार साफ रोहन का प्राइवेट पार्ट था। पहले रोहन को नंगा देख चुकी थी, सोचकर काव्या के गाल और लाल हो गए। हाथ कांपते हुए कंबल वापस ढका और घबरा कर बोली, तुमने पैंट उतारकर मेरे बिस्तर पर लेटने की हिम्मत की? वाह, परवरट। रोहन जम्हा लिया, तकिए के नीचे से 3 पॉइंट सेक्सी अंडरवियर निकाला। नजरें काव्या की भरपूर कर उस पर घुमाते हुए मुस्कुराकर बोला, देखो कितना सोचा है मैंने, तुम्हारे लिए 3 पॉइंट तैयार किया है। गुलाबी, तुम्हारा फेवरेट कलर। रोहन के हाथ में कपड़े के टुकड़े देख काव्या गुस्से से घुट गई। ये तो उसकी अलमारी में छुपाई हुई थी।
ऑनलाइन खरीदी थी जिज्ञासा में, मिली तो शर्मा गई थी। किसी को पता न चले इसलिए गुप्त डिब्बे में रखी थी। अब रोहन के हाथ में कैसे? शर्मा कैसे न जाए? काव्या रोहन को खींचकर बाहर करने वाली थी कि याद आया वो सिर्फ अंडरवियर में है, हाथ बीच में रोक दिए। अचानक काव्या को कुछ याद आया, नजरें रोहन को ऊपर नीचे घुमाने लगी। रोहन को काव्या की गर्म नजर महसूस हुई, दिल धड़का। तुरंत सीना पकड़ा, सोचा कि काव्या उसे 3 पॉइंट पहनाकर देखना तो नहीं चाहती। डैम, रिजेक्ट। रोहन उठने वाला था कि काव्या ने धक्का देकर लिटा दिया। काव्या का भरपूर सीना रोहन के करीब आता गया। हवा में फेरोमोन्स की खुशबू फैल गई। गला सूखते हुए रोहन काव्या को करीब देखता रहा। सब विचार उड़ गए। पहले तो उसे छेड़ने का इरादा था, लेकिन अब लग रहा था काव्या उसे फंसा रही है। काव्या ने होंठ हल्के खोले, जीभ से होंठों पर घुमाव किया। मोहक आवाज आई, फेफान, 3 पॉइंट में मुझे देखना चाहते हो तो विरोध नहीं। बस एक छोटी शर्त मानो, बहुत छोटी। क्या शर्त? रोहन ने सहज पूछा। लग क्यों रहा है इसमें बड़ा षड्यंत्र है? कुछ तो गड़बड़ है। काव्या की चमकदार आंखें झपकी, लंबी पलकें फड़फड़ी, पोसिलिन डॉल जैसी लग रही थी। बोली, वो बाद में पता चलेगा। फैन जेंग तुम कर सकते हो तो मानते हो, औरत जब नखरे करती है तो घातक होती है। रोहन ने काव्या के गहरे क्लीवेज पर नजर डाली और सोचा, काव्या का अजीब स्वभाव ठीक है, पहली मुलाकात से अच्छी रही है। अनुचित कुछ नहीं मांगेगी। अगर मुश्किल डालना भी चाहे तो रोहन की वर्तमान गहन चरम सीमा के सामने पीली सीमा वाली काव्या क्या कर लेगी? सोचकर रोहन ने सिर हिलाया। पीछे नहीं हटना। काव्या मुस्कुराई, रोहन से अंडरवियर छीना और बाथरूम चली गई। आखिर रोहन ने देख ही लिया है, थोड़ा और देख ले तो क्या फर्क? कपड़ा कम है लेकिन निजी हिस्से ढके हैं। मान गया है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा सौदा है। कुछ मिनट बाद बाथरूम का दरवाजा खुला। रोहन बाथरूम की हर हरकत पर नजर रखे था। दरवाजा पूरा खुला नहीं था कि वो सीधा बैठ गया। अगले पल बर्फ जैसे सफेद लंबे पैर रोहन के सामने आए। त्वचा बेदाग, भगवान की सबसे सुंदर रचना जैसी। नजर धीरे ऊपर गई। पसंद आ रहा है, रोहन? रोहन की गर्म नजर महसूस कर काव्या ने थोड़ी छेड़छाड़ भरी आवाज में कहा। अगले पल काव्या की आवाज रुक गई, क्योंकि रोहन के हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास था और वो पास आने वाला था। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा सिर्फ देखना। काव्या घबरा गई। अगर रोहन का कोई इरादा हुआ तो वो मुकाबला नहीं कर पाएगी। जल्दी शांत हुई। रोहन को जानती है, चोरी का दिल है लेकिन हिम्मत नहीं। रोहन ने शरारती मुस्कान दी और बोला, साफ देखना चाहता हूं ना। ये मैग्नीफाइंग ग्लास कहां से लाए? हाथ में कैसे आ गया? कोई बात नहीं, चलो अच्छे से देख लूं। काव्या ने रोहन को तिरछी नजर दी, होंठ काटा और घूमकर बाथरूम में भाग गई। धड़ से दरवाजा बंद। बस 3 पॉइंट देख लिया, अब जा सकते हो। और वादा मत भूलना। बाथरूम से काव्या की आवाज आई। रोहन चौंका, इतनी जल्दी? शुरू होने से पहले खत्म। रोहन ने लाचारी से नाक छुई, बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा। पहले दृष्टि तकनीक से झांकने का सोचा लेकिन फिर छोड़ दिया। आज काव्या को 3 पॉइंट में देख लिया, फायदा हो गया। इस राउंड में नुकसान नहीं। लड़की की शर्त की चिंता नहीं, वक्त आएगा तो देख लेंगे। काव्या की शर्त की रोहन को कोई परवाह नहीं थी। वक्त आएगा तो देख लेंगे। काव्या के स्वभाव से वो कोई मुश्किल काम नहीं थोपेगी। अगले दिन रोहन सुबह जल्दी उठ गया। आज बड़ा काम था, कार खरीदनी थी। कार खरीदने की बात कई बार की थी, लेकिन दूसरे कामों में व्यस्तता से टलती रही। काफी पहले से रोहन को टैक्सी की असुविधा महसूस हो रही थी। पिछली बार शुद्ध जल गांव जाते वक्त 10 मील पैदल चला था। रास्ते में स्पिरिटवुड ग्रास मिल गई थी, लेकिन हर बार ऐसी किस्मत नहीं थमेगी। जिंदगी में कार हो तो कम से कम सुविधा तो बढ़ेगी। साथ ही उसके बैंक में 200 मिलियन रुपए चुपके पड़े थे। थोड़े खर्च न किए तो व्यर्थ होंगे। सबसे जरूरी, रोहन काव्या और लावण्या की फेमिनाइन कारें हर बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। बहुत शर्मिंदगी होती। अगले कुछ दिन ऑफिस नहीं जाना था तो पहले कार खरीद लेगा। समस्या ये थी कि कार खरीदने से पहले आखिरी बार टैक्सी लेनी पड़ेगी। ये विला एरिया था, यहाँ ज्यादातर के पास अपनी कारें। टैक्सी कम आती, खासकर सुबह जल्दी जब रोहन उठा। सुबह रोहन 15 मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई टैक्सी नहीं मिली। ड्राइवर, रुकिए। लगभग 10 मिनट और बाद रोहन को आखिर टैक्सी दिखी। उसने जल्दी हाथ हिलाया और ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी उसकी तरफ मोड़ी। ड्राइवर, यहाँ रुकिए। रोहन गाड़ी में बैठने वाला था कि पीछे से छाया आई। दरवाजा बंद हो गया। लंबी टांगों वाली सुंदरता चुपके अंदर बैठ गई, रोहन पर मुस्कुराती हुई। औरत ने बेहद खुला स्ट्रैपी ऑफ शोल्डर कपड़ा पहना था, चिकने गोल कंधे दिख रहे थे। भरपूर फिगर मुश्किल से छुपा था, काफी आकर्षक लग रही थी। एकमात्र समस्या ज्यादा मेकअप था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। औरत का नाम जिया था। काफी सुंदर थी। कॉलेज खत्म होने से पहले लिन सिटी के एक अमीर माइनर को स्पॉन्सर बना लिया था। लग्जरी लाइफ जीती थी, दिखावा पसंद करती थी।
पिछले कुछ दिन अमीर आदमी को बेड पर खुश किया था, उसने नई ऑडी का वादा किया था। सुबह जल्दी डीलरशिप पर कार लेने जा रही थी, लेकिन टैक्सी मिलना मुश्किल हो रहा था। रोहन को टैक्सी रोकते देख मौका समझकर कूदकर अंदर बैठ गई। रोहन के कपड़ों से जिया को लगा कि वो इस विला एरिया में नहीं रहता। लग रहा था विला रेनोवेशन के लिए सामान ढोने वाला मजदूर है। ऐसे लोगों को वो नीची नज़र से देखती थी। ड्राइवर ऑडी 4S डीलर। जिया की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन हुक्म देने वाली। मिस, बाहर वो युवक देख रही हो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी नहीं स्टार्ट की, रोहन की तरफ इशारा किया, मतलब वो उसे लेने आया था। रोहन इस औरत से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसकी टैक्सी थी, ये कैसे कूदकर बैठ गई? और दिखावा कर रही है। सिर्फ टैक्सी है, इतना घमंड क्यों? रोहन ने खिड़की ठोकी। औरत ने खिड़की नीचे की और ठंडे स्वर में पूछा, क्या चाहिए? रोहन चौंका। इस औरत का गुस्सा काफी था, लेकिन मुस्कुराकर बोला, मिस, मैंने पहले ये टैक्सी रोकी थी। ये सुनते ही जिया भड़क गई। मैं अंदर बैठी हूं तो मेरी कैसे नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? रोहन नाराज हो गया, तुरंत आगे का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तुम्हें क्या समस्या है? ये मेरी टैक्सी है, तुम क्यों बैठी हो? उफ, बैठते ही पसीने की बदबू। दिनों से नहाए नहीं, बाहर निकलो। जिया ने रोहन की तरफ उंगली दिखाकर डांटना शुरू किया। ड्राइवर ने पीछे वाली सुंदरता को देखा। सच में आकर्षक थी, मॉडल जैसी, लेकिन स्वभाव खराब। फिर रोहन की तरफ मुड़ा और पूछा, युवक, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जिया ने तुरंत विरोध किया, ड्राइवर, ये धांधली है ना? देख नहीं रहे मैं पहले बैठी हूँ? ड्राइवर थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। आखिर पूरा विला एरिया अमीरों का था। ये औरत यहाँ से आई है तो शायद किसी अमीर की रखेल है। ऐसी औरतों को छेड़ने की हिम्मत नहीं, पीछे वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस, ये युवक सच में पहले रोका था। ऐसे करो, देखते हैं, दोनों का डेस्टिनेशन एक तरफ है तो दोनों ड्रॉप कर दूं। ड्राइवर ने दोनों को रास्ता दिया और रोहन की तरफ देखा, जवाब का इंतजार किया। रोहन मुश्किल में पड़ गया। लिन सिटी में कार कहाँ खरीदनी है पता नहीं। ये औरत ऑडी 4S डीलर जा रही थी। ऑडी मशहूर जर्मन ब्रांड, अच्छी लगी तो ऑडी ही सही। ड्राइवर, मुझे भी ऑडी 4S डीलर जाना है। ओह, दोनों एक तरफ, दोनों ले चलता हूँ। ड्राइवर जोर से हंसा, लेकिन जैसे ही बोला, पीछे से औरत की तंज भरी आवाज आई, गाड़ी में बैठकर हाई एंड बनने की कोशिश। कार खरीदने जा रहे हो या पूछने? ये कहकर जिया ने बैग से 300 के नोट निकाले और रोहन की सीट पर फेंके। मुझे दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं। ये पैसे से कई टैक्सी हो जाएंगी। निकलो। रोहन ने 3 नोटों पर नजर डाली, ठंडी हंसी ली और रियरव्यू मिरर से उस झगड़ालू औरत को घूरा। ये औरत सिर्फ बीसियों की थी, लेकिन लोगों को नीचा दिखाना अच्छे से सीख चुकी थी। परवरिश की कमी लग रही थी, ऐसी औरतों को इग्नोर करना सबसे अच्छा बदला। रोहन चुप रहा, सिर्फ मिडिल एज ड्राइवर को सिर हिलाया, गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा। ड्राइवर ने रोहन को देखा और गाड़ी स्टार्ट की। वो समझदार था, सच में इस युवक को लेने आया था। अगर पीछे वाली ज्यादा शोर मचाए तो उसे उतार देगा। ये देख जिया की भौहें सिकुड़ गईं। 2 मर्द एक औरत को धौंस दे रहे हैं। तुम क्या इंसान हो? टैक्सी छीनी और शर्म नहीं? तुम्हारी बदबू से घिन आ रही, निकलो। पैसे कम पड़े तो और डाल दूंगी। इस बार रोहन इस औरत से हार मान गया। तुमसे बहस न करने का फैसला किया था, लेकिन तुम रुक नहीं रही। थोड़ी छूट मिली तो पूरा फायदा उठा रही हो। धूप दी तो सूरज से तेज चमकने लगी। अमीरों की दुनिया में घुसी हो ये चेक किए बिना। ड्राइवर, 1 मिनट रुकिए। रोहन बर्दाश्त न कर पाया और रुकवाया। ड्राइवर कंफ्यूज हुआ, क्लच दबाया और न्यूट्रल किया। सोचा ये युवक औरत के पैसे से प्रभावित हो गया, और पैसे डालेगी तो उतरेगा। मर्द के लिए थोड़ी शर्म की बात, लेकिन उतर गया तो शांति तो मिलेगी। रोहन दरवाजा खोलकर उतरा। ये देख जिया ने संतोष से सिर हिलाया, कम से कम मर्द को अच्छे बुरे का पता है। वॉलेट से कुछ 100 के नोट निकाले, रोहन पर फेंकने वाली थी। पैसे उसके लिए कुछ नहीं, अमीर आदमी रखता है, महीने 10,000 देता है, खर्चे के लिए काफी। गाड़ी से उतरकर रोहन ने सबको चौंकाया, पीछे का दरवाजा खोला, सख्त चेहरे से बाहर इशारा किया और ठंडे स्वर में बोला, मैंने ये टैक्सी रोकी थी। दरवाजा वहां है, निकलो। तुम। जिया का हाथ कांपा, पैसे पकड़े हुए। गोरा चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मर्द उसे उतारेगा। ये खुद को क्या समझता है, उसे हुक्म देने की हिम्मत किस हक से? हाँ, मन ही मन जानती थी कि रोहन ने पहले रोकी थी, लेकिन पैसे से सब समस्या हल नहीं होती। तुम निकलना है तो निकलो, रोहन ने बेसब्री से कहा। नहीं निकलूंगी। निकाल सको तो निकालो। जिया ने सीना फुलाया, रोहन के सामने गहरी क्लीवेज दिखाई, लेकिन रोहन ने ध्यान नहीं दिया। डैम, सीना तो जाहिर तौर पर फेक था। देखना भी जरूरी नहीं, मेडिकल नॉलेज से आकार से पता चल जाता, सिलिकॉन का था। रोहन के पास चिकित्सा संत का ज्ञान था, ऐसा स्पष्ट फेक पहचानना आसान। नेचुरल ब्रेस्ट्स नंगे में गहरा 8 शेप नहीं बनाते, फैट बढ़ने से त्रिकोण जैसा फैलता शेप।
फेक में गहरा पतला 8 शेप अंदर बाहर दोनों तरफ फुल। इस औरत का बाद वाला नेचुरल खड़े होने पर आधे कटोरे जैसे लटकते, साइज अलग हो सकती। फेक हेमिस्फीयर जैसे दोनों तरफ बराबर। फिर बाद वाला नेचुरल में उछाल ज्यादा, इलास्टिसिटी अच्छी, भारीपन नहीं। फेक में कम उछाल, सुस्त, भारी लटकाव नेचुरल। फिर बाद वाला ब्रा में नेचुरल साइड से नहीं फैलते सिवाय मोटापे के, फेक साइड से फैलते, फुल स्पोर्ट लगता। नेचुरल के नीचे स्किन कलर, स्कार नहीं। फेक में इम्प्लांट से सर्जरी स्कार। इनसे ये औरत का फेक साफ था। काव्या, लावण्या, झू शियाओलिन, ये किंगचिंग सबकी इससे बड़ी लेकिन असली। लेकिन इसकी फेक। रोहन ने दुष्ट मुस्कान दी और बोला, सीना फुलाने की क्या जरूरत? पता है तुम्हारा सीना सुंदर है, फेमिनिन चार्म है तो। रसीद अभी है। ये सुन दोनों चौंके। रसीद क्यों? कंफ्यूजन देख रोहन ने जोड़ा, कोरियन रसीद कभी नहीं देखी। जिज्ञासा है। जिया अगले ही पल सफेद पड़ गई। रसीद, सीना, कोरिया मतलब साफ। सीने की सर्जरी कराई। हालांकि जानती थी कोरिया में कराई थी, लेकिन आम आदमी नहीं पहचान सकता। ये मर्द कैसे पहचान गया? संभव नहीं लग रहा। तुम्हारा सीना फेक, तुम्हारे पूरे परिवार का फेक। ऐसा बिना शिष्टाचार वाला मर्द कभी नहीं देखा। मर्दों को शर्मिंदगी दिलाते हो। जिया हकलाते हुए बोली, सुंदर चेहरा लाल। बस बकवास बंद करो, गाड़ी से निकलो, मेरा वक्त कीमती है। रोहन ने दरवाजे पर ठोका, निकलने का हुक्म दिया। जिया निकलना तो चाहती थी, लेकिन वक्त और कम ट्रैफिक देख 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, सो रोहन को इग्नोर कर जिद पर अड़ी रही। किसी भी हाल ऑडी 4S पहुंचना प्राथमिकता। साथ ही ये मर्द भी वहीं जा रहा। डीलरशिप पर पहुंचकर इसे शर्मिंदा करने के मौके मिलेंगे। अब कार में क्यों झगड़ा? ड्राइवर ने अजीब माहौल देख मध्यस्थता की। युवक, गाड़ी में बैठो, सुबह सुबह है, दुश्मनी मत बढ़ाओ, ऑडी 4S दूर नहीं, आंखें मूंद कर पहुंच जाएंगे। जिया के न उतरने पर रोहन ने लाचारी से सिर हिलाया, ड्राइवर को देखा और वापस बैठ गया। इस औरत को सबक सिखाना जरूरी। प्रतिक्रिया न दी होती तो ये समझती वो कुछ भी कर सकती है। बाकी रास्ते में पीछे वाली चुप हो गई, डर कि रोहन फिर उतारने की कोशिश न करे। उतारने की कोशिश की तो औरत होने के नाते मुकाबला नहीं कर पाएगी, खासकर रोहन की दबंग मौजूदगी में। युवक, 4S पर कार रिपेयर करवाने जा रहे हो या खरीदने? रास्ते में ड्राइवर बातूनी था। रोहन को ड्राइवर पसंद आया। सुबह जल्दी काम करना आसान नहीं, स्वभाव भी अच्छा, सो जवाब दिया, आज कार देखने जा रहा हूं। अंकल, कौन सी ऑडी अच्छी लगती है? ये सुन जिया हंस दी। कार खरीदने? तुम्हारी औकात से ऑडी? टैक्सी ड्राइवर के सामने दिखावा कर रहा है, 4S में घुसते ही एक्सपोज हो जाएगा। अचानक जिया को आइडिया आया। जल्दी अमीर आदमी को मैसेज किया, हालात बढ़ा चढ़ाकर बताए। अंकल को कारों का अच्छा ज्ञान था, रोहन के खरीदने के इरादे से कोई फर्क नहीं। सीधे बोला, कारें क्लास की बात होती हैं। कई लोग ऑडी A3 पसंद करते हैं कम्यूटिंग के लिए। A3 कॉम्पैक्ट सेडान, कम्यूटिंग के लिए परफेक्ट, साथ ही ट्रेंडी है, तुम जैसे युवक के लिए सेडान बेस्ट। हैचबैक में ट्रंक नहीं, लेकिन A3 में वोक्सवैगन बोरा और सागिटार जैसा ये 211 इंजन। बोरा और सागिटार 1.5 लाख के। A3 खरीदना मतलब बोरा सागिटार से बेहतर इंटीरियर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लगभग 1, ब्रेक्स और सस्पेंशन बेहतर। अगर A3 लेनी है तो इतने पैसों में BMW एक सीरीज देखो। रोहन के कपड़ों से अंकल ने अंदाजा लगाया। महंगी कार की औकात नहीं लग रही थी, सो सस्ती सलाह दी। रोहन की भौहें सिकुड़ी, इतनी सस्ती नहीं लेनी थी। अंकल को लगा महंगी की औकात नहीं, इसलिए सजेस्ट की। लाचारी से मुस्कुराकर रोहन चुप हो गया। पीछे बैठी जिया लाखों की कारों की बात सुन हंसी, मन में तिरस्कार चरम पर। उसकी कार 10 लाख की, ये निचले दर्जे के 2 मर्द लाख भर की घटिया कार पर चर्चा कर रहे। लोगों में फर्क बढ़ता जा रहा। कंगले। लगभग 20 मिनट बाद टैक्सी रुकी। ऑडी 4S स्टोर पहुंचकर जिया का दिल उछलने लगा। दोस्तों को लग्जरी कार दिखाने का विचार उत्साह भर रहा था। कितने हुए? रोहन ने पूछा। 47। मीटर देखकर ड्राइवर बोला। रोहन ने जेब से 100 का नोट निकाला और दिया। बाकी रखो, शुक्रिया, मैं पहले जाता हूँ, फिर मिलेंगे। यो, बड़ा आदमी बनने की कोशिश। टिप भी, ये 100 शायद तुम्हारी दिन भर की मजदूरी। जिया ने साइड से तंज कसा, मक्खी जैसी। उसे यकीन था रोहन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा, और ये एक्ट उसके लिए दर्दनाक होगा। रोहन ने इग्नोर किया, गाड़ी से उतरा और 4S स्टोर की तरफ चला। कुत्ता काटे तो क्या उसे काटना पड़ता है? इस औरत को फिर देखना नहीं चाहता। इतनी झुंझलाहट। रोहन के इग्नोर से जिया को गुस्सा और नाराजगी हुई। 100 का नोट फेंका और उतरी। नोट ड्राइवर के चेहरे पर लगभग लगा। ड्राइवर के चेहरे पर गुस्सा साफ। सब अपनी रोजी कमाते हैं, किस हक से रखेल ड्राइवर को नीचा दिखाती है? कम से कम मैं ईमानदारी से कमाता हूँ। बुदाते हुए ड्राइवर ने रोहन और जिया की पीठ देखी, सांस ली और बोला, लोगों में कितना फर्क। लिन सिटी का ऑडी 4S स्टोर। रोहन घूमते हुए देख रहा था, स्टोर काफी भरा था।
ड्राइवर से चर्चा वाली मॉडल्स खरीदने का इरादा नहीं, बहुत सस्ती थी। पसंद सेफ मेली, बाहर से लो प्रोफाइल लेकिन अंदर से दबंग कार। स्टोर में घुसते ही कोई सेल्स स्टाफ सर्विस या इन्फो देने नहीं आया। 4S स्टोर के सेल्स पर्सन की नजरें तेज होती, कपड़ों से पता चल जाता पोटेंशियल कस्टमर है या नहीं। रोहन पतली जैकेट और स्पोर्ट्स पैंट में कॉलेज एज लग रहा। कार की औकात कैसे? अगर लो प्रोफाइल अमीर सेकंड जनरेशन भी तो कपड़े इतने घटिया नहीं। अमीर सेकंड जनरेशन ब्रांडेड कैजुअल पहनते, व्यवहार अलग। एक फ्री सेल्सवुमन देख रोहन पास गया और पूछा, हेलो, कोई मिली मॉडल है? हाई सेफ्टी, लो की डिजाइन लेकिन दबंग फील। प्राइस फिक्स नहीं। 30 की शुरुआत में थोड़ी मोटी सेल्सवुमन ने रोहन को ऊपर नीचे देखा, सिर्फ देखने वाला कैटेगरी में डाला। मन में हंसी। प्राइस फिक्स नहीं, ये बोल भी कैसे लिया? टायर भी नहीं खरीद सकता। सॉरी, ऐसा मॉडल नहीं है। दूसरी 4S देख लो, मोटी औरत ने नकली विनम्रता से कहा। रोहन चौंका। सेल्सवुमन की आवाज में बेसब्री साफ थी। ये क्या, कार सेल्स की सर्विस इतनी खराब हो गई? रोहन कुछ बोलने वाला था कि तिरस्कार भरी आवाज आई, प्राइस फिक्स नहीं। हो, तुम्हें बेच दे तो कार का एक पार्ट भी नहीं खरीद सकते। पीछे मुड़े बिना रोहन को पता चल गया पीछे वाली औरत डैम चिपक गई है। रोहन ने ठंडी नजर से जिया को देखा, थप्पड़ मारने का मन किया लेकिन रुक गया। ऐसी औरत पर हाथ गंदे होते। जिया रोहन के चिढ़ने से खुश हुई। बैग से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और गर्व से बोली, मैं जिया हूं, कार लेने अपॉइंटमेंट थी। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑडी Q7 हाई इक्विप्ड, कुल 9 लाख। 9 लाख पर जोर दिया ताकि रोहन सुन ले। कॉन्ट्रैक्ट देख मोटी सेल्सवुमन का चेहरा खिल गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका, लेकिन जिया अमीर लग रही। दोस्तों से सेल्स हो सकती। ओह मिस जिया, इधर आइए, प्यास लगे तो रेस्ट एरिया है, चाय और डेजर्ट। ट्रीटमेंट रोहन से आसमान जमीन। जिया गर्व से मुस्कुराई, रोहन को देखकर नाक से कुढ़ी, कंगाल, जितना दिखावा कर सको अपनी औकात देखकर करो। ओह, रोहन ने जिया को ऊपर देखा और सांस छोड़ी। ये सुधरने से रही। रोहन के न प्रभावित होने पर जिया थोड़ी निराश। बस रोहन को शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन एक शब्द बोला और चुप। तभी 20 की शुरुआत की युवती आई, रोहन को मुस्कुराकर बोली, सर, कार खरीदने आए हैं। बोलने वाली युवती युवा थी, चेहरे पर हल्के फ्रेकल्स, लेकिन बदसूरत नहीं। ब्लैक स्कर्ट और वाइट ब्लाउज में। ब्लाउज का कॉलर परफेक्ट, हल्की गोरी स्किन दिख रही, ज्यादा नहीं। फ्रेकल्स वाली लड़की घबराई लग रही, गाल लाल, रोहन की आंखों में नहीं देख पा रही। हाँ, शुक्रिया, रोहन ने विनम्रता से सिर हिलाया। लड़की के व्यवहार से नई ग्रेजुएट या नई एम्प्लॉय लग रही, इसलिए रिजर्व्ड। ठीक, जो कार पसंद हो, पूरी कोशिश से रेकमेंड करूंगी। लड़की का चेहरा खिल गया। आखिर पोटेंशियल कस्टमर मिला, अच्छी शुरुआत। कार नहीं खरीद सकता ऐसे को सर्विस करने का समय क्यों? शियाओ फोन सूट वाला मर्द दरवाजे से घुसा, जाओ उसे हैंडल करो, वो असली अपॉर्चुनिटी। मोटी सेल्सवुमन ने जिया और रोहन के तनाव देख जल्दी बोला। रिया नाम की लड़की ने एंट्रेंस देखा, सूट वाला मर्द एक पल हिचकी। रोहन को फिर देखा और बोली, सर, हमारे ऑप्शंस दिखाती हूँ, पसंद आएंगे। रिया ने दूसरी औरतों की बात इग्नोर की। उसके लिए कस्टमर को कमिट किया तो बेस्ट सर्विस। रोहन ने सिर हिलाया, दोनों औरतों को इग्नोर कर चला गया। वे चले गए तो जिया नाराज हुई, रिया पर उंगली दिखाकर बोली, नहीं है न? सही प्रोस्पेक्ट की समझ बिल्कुल नहीं। हाँ, ग्रेजुएट होकर हफ्ते भर हुई है, एक भी सेल नहीं हुई। पढ़ाई का क्या फायदा, इतनी शर्मीली, ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मोटी सेल्सवुमन ने कहा। कंगालों का झुंड। हम्फ, मेरी कार दिखाओ। जिया ने घमंड से हाथ हिलाया, चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान। रिया काफी धैर्यवान थी, कभी गलत बोल जाती, लेकिन ज्यादातर कारों के फायदे नुकसान अच्छे से समझाती। सर, कोई खास टाइप पसंद है या स्पेसिफिक मॉडल मन में? रिया ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा। रोहन ने सोचा, ऑडी से ज्यादा परिचित नहीं, बस सेफ मेली, बाहर लो प्रोफाइल, अंदर शानदार। रिया चौंकी। जरूरतें कम, लेकिन सब कवर करने वाली मॉडल्स कम। सौभाग्य से रोहन ने जोड़ा, प्राइस की चिंता नहीं। रिया खिल गई, एक मॉडल दिखाकर बोली, ये ऑडी S8, ऑडी A8 का स्पोर्ट्स वर्जन। नई S8 में बाहर और अंदर हल्के बदलाव, डिजाइन से आपकी जरूरतें पूरी। पावर में 4.0 TFSI ट्विन टर्बो इंजन। रोहन ने कार देखकर सिर हिलाया। पसंद नहीं आई। रिया ने 4 कारें दिखाई, कोई पसंद नहीं। कार चुनना बीवी चुनने जैसा, पहली नजर महत्वपूर्ण। अचानक रोहन की नजर स्टोर में लगे पोस्टर पर गई, हल्की ग्रेली कार। बाहर साधारण, लेकिन डिजाइन लाइंस परफेक्ट। पता नहीं क्यों, कार देखते ही रोहन की सांसें तेज हो गईं। अरे, पहली नजर का प्यार। रोहन ने तुरंत रिया को खींचा, पोस्टर दिखाकर उत्साह से पूछा, ये कितने की? स्टोर में कहाँ है, दिखाओ। ये सुन रिया का मुंह खुला रह गया, रोहन को हैरानी से देखा। उसे पता था ये कौन सी कार, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कार कीमत आसमान छूती। दुनिया में सिर्फ 2, लिन सिटी में नहीं, जियांगनान प्रांत में नहीं, पूरे भारत में नहीं,
सिर्फ ईगल कंट्री और अमेरिका में एक एक। पैसे हों तो भी जरूरी नहीं मिले। कॉन्सेप्ट कार, पूरा एल्यूमिनियम बॉडी। दुनिया में दो, कीमत 30 मिलियन यूरो 27 अरब रुपए। हाईटेक फीचर्स, शेल मेमोरी मेटल की। स्क्रैच या धक्का लगे तो खुद ठीक हो जाए। 27 अरब, पूरे भारत में ऐसे अमीर कम। पैसे हों तो भी ना खरीदें। बाहर साधारण, लाखों वाली से अलग नहीं दिखती। कार न जानने वाला नहीं पहचानेगा। अंदर लग्जरी का चरम। रिया, तुम्हारे स्टोर में ये नहीं? रोहन ने फिर पूछा। हैरानी से बाहर आकर रिया ने अजीब मुस्कान दी। सर, ये भारत में उपलब्ध नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पिक्चर है। रोहन चौंका। भारत में नहीं उपलब्ध कार? क्या जानबूझकर स्कैरसिटी क्रिएट की? सर, ये पाइक पीक कहलाती है। ऑडी की सबसे लग्जरी मॉडल, कीमत 27 अरब रुपए। रिया हकलाते हुए बोली। रोहन पर नजर रखे। रोहन पानी पीने वाला था जो रिया ने पहले डाला था। कीमत सुनकर मुंह से छिटकते छिटकते बचा। क्या? फिर बोलो कीमत। रोहन चिल्लाया। सर, सच में 27 अरब। लेकिन पैसे हों तो भी नहीं मिल सकती, दुनिया में सिर्फ दो। रिया डरते हुए बोली, आवाज धीमी होती गई। बोलकर रिया रोहन को मशीन के पास ले गई, पाइक पीक टाइप किया, डिटेल्स आई। इस बार रोहन को कीमत पर यकीन हुआ। ऐसी महंगी कार हो सकती है सोचा नहीं था। इसे पाना मुश्किल लग रहा। बाद में लावण्या और ये किंगचेंग से पूछेगा। वे घूमी हुई, ज्यादा जानती होंगी। पैसे की चिंता नहीं, जरूरत पड़ी तो कुछ और गोलियां या ब्रेसलेट बनाएगा, पैसे बहने लगेंगे। पाइक पीक के बारे में जानकर रोहन को दूसरी कारें पसंद नहीं आईं। तुलनात्मक रूप से ऑडी S8 60 लीटर इंजन, 500 हॉर्स पावर, हाई कॉन्फ़िगरेशन ठीक लगी। कीमत 28 लाख के आसपास। रिया, ये लेते हैं। इतना वक्त लगाया, पाइक पीक नहीं तो ये अच्छी रहेगी। रोहन बोला। रिया ने ऊपर देखा, मुंह खुला। सर, क्या कहा? S8 ले रहे हो? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।